हमारे सभी सुनने वालों का आज की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। जी, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज की चर्चा सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। तो जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक नॉर्मल जिला अदालत का परिसर है। हाँ, रोजमर्रा की तरह वकीलों की भाग दौड़ और तारीखों का इंतजार करते लोग। सही कहा। सब कुछ एक आम मंगलवार जैसा लग रहा था। लेकिन बेगूसराय जिला न्यायालय का वो मंगलवार इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। बिल्कुल दर्ज होने वाला था, क्योंकि उस दिन अदालत के दरवाजों से जो फैसले बाहर आए ना, उसने सबको चौंका दिया। और चौंकाना लाजमी भी था। मतलब एक ही दिन में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 15 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास, एक ही दिन में 15 लोगों को। ये हमारे न्याय तंत्र में रोज रोज देखने को नहीं मिलता। एकदम सही बात है। तो श्रोताओं, इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन दो बिल्कुल अलग अलग हत्या के मामलों की तह तक जाएं, जिनके फैसले इस एक ही दिन में आए। और इसके लिए हमने स्थानीय समाचार रिपोर्टों और अदालत के फैसलों के विवरण को अपना स्रोत बनाया है। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि कैसे पुरानी दुश्मनी या मामूली सा विवाद अचानक इतना हिंसक रूप ले लेता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी कानूनी प्रक्रिया, जो अक्सर अपनी धीमी गति के लिए आलोचना का शिकार होती है, वो अंततः अपना काम कैसे अंजाम तक पहुंचाती है। इस पूरे परिदृश्य में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो सिर्फ 15 लोगों को सजा मिलना नहीं है। देखिए, अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये हमारे पूरे न्याय तंत्र के काम करने के तरीके का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। दो अलग अलग मामले, दो अलग अलग कहानियां, लेकिन दोनों का फैसला एक ही दिन। ये साफ दिखाता है कि कानून की चक्की में पीसने की प्रक्रिया चाहे कितनी भी थका देने वाली क्यों ना हो, जब नतीजे आते हैं तो वो बहुत गहरे होते हैं। हाँ, तो चलिए इस कहानी के पहली परत खोलते हैं और समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। थोड़ा नहीं, बल्कि पूरे 25 साल पीछे। 25 साल। ये फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार जी की अदालत से आया है। जी, और बात है 4 अगस्त 1999 की। 1999, एक ऐसा समय जब आज की पीढ़ी के कई युवा शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। चकिया थाना क्षेत्र के कसाहब बरियाही गांव की घटना है ये। उस दिन सुबह के करीब 6 बज रहे थे जब इस मामले के सूचक यानी शिकायतकर्ता रमाकांत यादव अपने घर से शौच के लिए निकले थे। गांव देहात में ये बहुत ही आम दिनचर्या है, लेकिन वापसी में उनका सामना दिनेश यादव से होता है। और बात सिर्फ आमने सामने आने की नहीं थी। दिनेश यादव ने उन्हें घेर लिया, गाली गलौज शुरू कर दी। हाँ, और देखते देखते लाठी से रमाकांत पर वार कर दिया। ये शुरुआत सुनने में किसी भी गांव के एक मामूली से आपसी विवाद जैसी लगती है। मतलब ये तो गांव में अक्सर होता रहता है ना। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मानव मनोविज्ञान और विवादों का एक बहुत ही खतरनाक पहलू सामने आता है। जो बात सुबह 6 बजे सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से से शुरू हुई थी, उसने शांत होने के बजाय एक भयंकर रूप ले लिया। महज आधे घंटे के भीतर। जी हाँ, 6:30 बजे तक तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिन लोगों से रमाकांत की झड़प हुई थी, उन्होंने उस आधे घंटे का इस्तेमाल हथियार और लोग जुटाने में किया। बाप रे, वे सभी आरोपी एक पूरा गुट बनाकर रमाकांत यादव के घर पर चढ़ गए। और उनके हाथों में सिर्फ लाठियां नहीं थीं, वे पिस्टल जैसे घातक हथियारों से भी लैस थे। मतलब ये कोई क्षणिक क्रोध नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये महज 30 मिनट के भीतर तैयार की गई एक जानलेवा योजना थी। उनका इरादा स्पष्ट रूप से आतंक फैलाना था। एक घर पर जब हथियारों से लैस भीड़ इस तरह हमला कर दे, तो अंदर मौजूद परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी। जाहिर है, बचाव में परिवार के लोग सामने आए। रमाकांत के पिता नांगो यादव उस भीड़ के सामने आ गए। और उसी पल एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए उस परिवार की दिशा बदल दी। आरोपी दयानंद यादव ने नांगो यादव के सिर पर लाठी से पूरी ताकत के साथ वार किया। वार इतना घातक था कि नांगो यादव का सिर वहीं फट गया। वे जमीन पर गिरे और कुछ ही पलों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। एक पिता की अपने ही घर के दरवाजे पर हत्या हो गई। लेकिन इस पूरे 25 साल के कानूनी सफर में एक ऐसा मोड़ है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। अब दयानंद यादव की मौत की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिस व्यक्ति ने असल में वो जानलेवा लाठी मारी थी, यानी दयानंद यादव, उसकी इस लंबी चली अदालती सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। मुख्य आरोपी जिसने हत्या की, वो कानून की अंतिम सजा सुनने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। ये कानूनी प्रक्रियाओं की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। मैं कानूनी पहलू जोड़ना चाहूंगी। हाँ, जब कोई मुकदमा दशकों तक चलता है,
तो गवाह, पीड़ित और यहाँ तक कि आरोपी भी समय के हाथों हार जाते हैं। बिल्कुल। तो दयानंद का मामला तो वहीं बंद हो गया होगा। जी, अगर ट्रायल के दौरान किसी आरोपी की मौत हो जाती है तो उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया जाता है। लेकिन कानून की नजर उन बाकी लोगों पर टिकी रही जो उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। सही कहा। अदालत ने चकिया थाना क्षेत्र के कसाहा बरियाही गांव के ही 10 अन्य आरोपियों को इस हत्याकांड में दोषी करार दिया। इन 10 लोगों में दिनेश यादव, मकेश्वर यादव, सरवण यादव, रामविलास, रमेश, दशरथ, रणवीर, रणधीर, निरंजन और राम इकबाल शामिल हैं। अदालत ने इन सभी 10 आरोपियों को भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की धारा 302 और 149 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा कुछ और धाराएं भी लगी हैं। धारा 323 के तहत 1 साल, धारा 147 के तहत 2 साल और 148 के तहत 3 साल का कारावास। यहाँ रुकते हैं। हत्या के मामले में उम्र कैद तो समझ में आती है, लेकिन ये जो बीच में धारा 323, 147 और 148 का जिक्र हुआ, ये क्या है? अदालतें सिर्फ अंतिम परिणाम यानी हत्या को नहीं देखती, बल्कि उस हत्या तक पहुंचने के लिए किए गए हर एक अपराध का हिसाब करती हैं। मतलब दंगा करने की धाराएं? जी हाँ, धारा 147 और 48 दंगा करने या राइटिंग से जुड़ी हैं। घातक हथियारों से लैस होकर हमला करना अपने आप में एक अलग अपराध है। और धारा 323? वो जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए होती है, क्योंकि हमले में केवल हत्या नहीं हुई थी, रमाकांत के साथ मारपीट भी हुई थी। समझ गया। और इस मामले में अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा जी ने कुल 15 गवाहों की गवाही पेश की। 15 गवाह, वो भी 25 सालों तक? ये आंकड़ा सुनकर ही गहरी हैरानी होती है। 1999 से लेकर 2024 तक गवाहों का टिके रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने लंबे समय तक अदालतों के चक्कर काटना, धमकियों का सामना करना और फिर भी न्याय प्रणाली में विश्वास बनाए रखना, ये दिखाता है कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ की कितनी दरकार थी। भारत की न्याय व्यवस्था में 25 साल तक गवाहों का अपने बयान से न मुकरना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन बेगूसराय न्यायालय के उस ऐतिहासिक मंगलवार की कहानी यही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसी दिन एक और फैसला आया जिसने एक और परिवार को इंसाफ दिलाया। इस बार अदालत थी जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 मनोज कुमार पंचम जी की। ये मामला 25 साल पुराना तो नहीं है, लेकिन इसकी क्रूरता किसी भी तरह से कम नहीं है। ये घटना 20 अप्रैल 2018 की है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है समय। दिन के ठीक 11 बजे, एकदम दिन के उजाले में, बीरपुर थाना क्षेत्र के मैदा बबनगामा गांव के रहने वाले सूचक निर्मल मालाकार का बेटा मोहन मालाकार, वो गांव में ही किसी भोज से खाकर लौट रहा था। एक तरफ भोज का खुशनुमा माहौल और दूसरी तरफ रास्ते में मौत का इंतजार। जब वो रंजीत मालाकार के घर के पास पहुंचा तो 5 आरोपियों ने उसे बीच रास्ते में घेर लिया। अपराधियों का दुस्साहस देखिए। उन्होंने मोहन को सिर्फ रास्ते में रोका नहीं, बल्कि उसे सरेआम खींचकर रंजीत मालाकार के घर के अंदर ले गए। दिन के 11 बजे, जब पूरा गांव अपने कामों में व्यस्त होता है, ऐसे समय में किसी को सड़क से उठाकर घर में बंद कर लेना और पीटना, यह दर्शाता है कि उन 5 लोगों के मन में पुलिस या कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। और इसी बीच एक बेबस पिता की एंट्री होती है। जब निर्मल मालाकार ने अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो बचाने दौड़ा। कोई भी पिता खुद को रोक नहीं पाएगा, लेकिन उन बेखौफ आरोपियों ने उस पिता को भी नहीं छोड़ा। निर्मल के साथ भी बुरी तरह मारपीट की गई। अपनी जान बचाकर वो भागा, लेकिन वो सीधा पुलिस के पास नहीं गया, वो गांव के मुखिया और सरपंच के पास गया। ये हमारे ग्रामीण समाज के ताने बाने की एक बहुत ही जमीनी तस्वीर है। शहरों में हम 100 नंबर डायल करते हैं, लेकिन गांव में लोग सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधियों की ओर भागते हैं। जी, मुखिया और सरपंच संकट के समय गांव के पहले रिस्पॉन्डर होते हैं। निर्मल का ये सोचना स्वाभाविक था कि मुखिया का सामाजिक दबाव शायद अपराधियों को रोकते। और हुआ भी ऐसा ही। मुखिया और सरपंच मौके पर पहुंचे और उनके दबाव के बाद ही रंजीत के घर का दरवाजा खुला। मोहन को वहां से घायल अवस्था में निकाला गया। ग्रामीण समाज का ये ढांचा संकट के समय एक ढाल का काम जरूर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये ढाल मोहन की जान नहीं बचा सकी। अस्पताल ले जाने के क्रम में मोहन मालाकार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एक पल में एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई। इस मामले में भी अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है।
कुल 5 आरोपियों को दोषी पाया गया। रंजीत मालाकार, अनीता देवी, श्याम किशोर मालाकार, श्रीराम और राम किशोर मालाकार। इन 5 को आईपीसी की धारा 302 और 149 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोषियों में एक महिला अनीता देवी का भी नाम शामिल है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के वकील गोपाल साहू जी ने कुल 12 गवाहों की गवाही कराई। इस मामले में महिला का दोषी पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि कानून लिंग के आधार पर कोई रियायत नहीं देता। हत्या में शामिल होने पर सजा बराबर मिलेगी। अब जब हमने इन दोनों मामलों की पूरी तस्वीर देख ली है, तो एक सवाल जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। क्या सवाल है? एक मामला 1999 का है, जहां 25 साल लगे। दूसरा 2018 का है, जहां 6 साल लगे। दोनों में आईपीसी की धारा 302 और 149 का जिक्र बार बार आया है। जी बिल्कुल। धारा 302 तो हत्या के लिए है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये धारा 149 क्या है, जो दोनों मामलों में लागू हुई है? यही वो कानूनी कड़ी है जो इन दोनों मामलों को जोड़ती है। धारा 149 गैर कानूनी जमावड़े या अनलॉफुल असेंबली से जुड़ी है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं हमारे श्रोताओं के लिए। अगर 5 या उससे अधिक लोगों का समूह कोई गैर कानूनी काम करने के सामान्य इरादे से इकट्ठा होता है, तो उस भीड़ का हर एक व्यक्ति उस अपराध का उतना ही बड़ा दोषी माना जाएगा जितना असल में वार करने वाला व्यक्ति। तो मान लीजिए 10 लोग हथियार लेकर किसी को पीटने गए। हाँ। उनमें से 9 ने सिर्फ घेरा बनाया और एक ने लाठी मारी, जिससे मौत हो गई। हाँ। तो क्या वो 9 लोग ये नहीं कह सकते कि हमने तो हाथ भी नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं कह सकते। यही इस धारा की ताकत है। कानून मानता है कि अगर आपका इरादा भी वही था और आप उस हिंसक भीड़ का हिस्सा बने रहे, तो आपकी उपस्थिति ही आपको हत्या का दोषी बनाने के लिए काफी है। पहले मामले में भी यही हुआ। हाँ। दयानंद ने वार किया जी, लेकिन बाकी 10 लोग भी हथियार लेकर गए थे, इसीलिए वे सब जिम्मेदार माने गए। दूसरे मामले में भी जो 5 लोग रंजीत के घर मौजूद थे, वे सब मोहन को पीटने के इरादे से वहां थे। ये कानून समाज को चेतावनी देता है कि भीड़ के पीछे छिपकर आप बच नहीं सकते। सही कहा। अदालतें तथ्यों और सबूतों की बुनियाद पर बहुत दूरगामी फैसले लेती हैं। तो बेगूसराय न्यायालय के इस पूरे दिन का सार यही है कि कुल 15 लोगों को आजीवन कारावास मिला, 2 परिवारों को इंसाफ मिला और उन 27 गवाहों की हिम्मत की जीत हुई जो सालों तक डटे रहे। अब इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए मैं एक नया विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हमने 25 साल लंबे चले उस पहले मुकदमे की बात की। 25 साल, जो बच्चा 1999 में पैदा हुआ होगा, वो आज 25 साल का वयस्क हो गया होगा। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। पीड़ित परिवार ने 25 साल अदालती तारीखों के साये में गुजारे। पहले मामले में मुख्य आरोपी प्राकृतिक मौत मर गया, सजा से पहले ही। तो सवाल ये है कि क्या इसे पूर्ण न्याय माना जाए, या फिर इतने सालों बाद भी बाकी 10 आरोपियों को सजा मिलना ये साबित करता है कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं और सजा मिलकर रहती है। ये सच में सोचने का विषय है। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारियों और गहरे विश्लेषण के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहें।